हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। 31 जनवरी का डिटेल बात करेंगे और फिर 1 फरवरी और 2 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कल 1 फरवरी को हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, जो संसद में रिपोर्ट पेश की गई है। और फिर 2 फरवरी को हम लोग चर्चा करेंगे बजट के बारे में, केंद्रीय बजट के बारे में, जो कि 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो पूरा देखते जाइए और अगले भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सब पर चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग करंट अफेयर्स में, और फटाफट हम लोग ये कंटेंट को करेंगे। और एक और बात मैं बताऊं आपको कि ऐप पे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अनाउंसमेंट, कि हम लोग यूपी पीसीएस उसके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए 2025 की तैयारी के लिए बैच लेकर आने वाले हैं। पूरी तैयारी चल रही है उसकी। और रेलवे ग्रुप डी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड की थी, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने सोचा हुआ है, वो भी जल्द ही अनाउंसमेंट होगा उसके बारे में भी। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश ने कई वर्षों बाद सीधी उड़ानें, वीज़ा और कई सारे आदान प्रदान और गर्मी में तीर्थ यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? आंसर क्या होगा इसका? चाइना। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर जहाँ भी बात होगी तो चीन से रिलेटेड है, तो समझ सकते हैं आप। तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। पिछले कई सालों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी। एक तो कोविड-19 आया था उसके बाद, और फिर चीन से जो तनातनी हुई थी उसके बाद से। तो अभी हाल ही की बात है, 2-3 दिन पहले की, जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री वो गए थे चाइना, और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग के साथ बातचीत हुई। और पिछले करीब 6 महीने में जो है भारत और चीन के बीच में संबंध थोड़े से बेहतर बनने लगे हैं। और ख़ासतौर पर जो रूस का इसका हस्तक्षेप हुआ, रूस के हस्तक्षेप के बाद इंडिया चाइना में जो बहुत सारी चीज़ों पर फैसले अब हो रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट यही हुआ कि दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें होंगी। वीज़ा को लेकर जो बहुत सारी दिक्कतें थी कि एक दूसरे देशों के लोगों को वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, खासतौर पर पत्रकारों को वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो वो सब चीज़ें अब की जाएंगी। और ख़ास बात कि इस गर्मी में पूरी उम्मीद ये है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कोई डेट नहीं आया। ठीक है, तो आपसी जो मनमुटाव है, संदेह है, उसको ख़त्म करने को लेकर आह्वान किया गया है। और कैलाश मानसरोवर, उसके बारे में आप तो जानते ही हैं, ये हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। बौद्धों के लिए भी बहुत ही आस्था का विषय जगह है वो। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत जो है भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास माना जाता है। और इस पर्वत को करीब 30 मिलियन साल पुराना माना जाता है। ठीक है, हिंदू के लिए है, जैन और बौद्ध दोनों के लिए बहुत ही धार्मिक वो महत्व का ये विषय है। ओके, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए जो भारतीय हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैलाश पर्वत जो है ना वो तिब्बत में स्थित है। एक बार मैप के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं। प्यारा भारत है और इधर जो है ना वो चाइना हो गया। तो कैलाश मानसरोवर जो है ना वो यहाँ पर है, और ये पर्वत, ये कैलाश पर्वत इस जगह पर, ठीक इस तरह पर। ठीक है, तो जाने के कई सारे रास्ते हैं, 2-3 तरह के हैं वहाँ जाने के। एक तो ये है कि हम सिक्किम से होकर जाते हैं। ठीक है, नाथुला दर्रा है, उस मार्ग से 21 दिन लगता है यहाँ से चलते हुए। फिर यहाँ पर पर्वत पे कोई नहीं चढ़ता है, जबकि वहाँ पर सरोवर है, उसी के पास वहाँ जाते हैं। ठीक है, एक तो सिक्किम से हो गया, और एक और है तिब्बत के शिकात्से मार्ग है, वहाँ पर दूसरी तरफ से एयरपोर्ट से वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, और तीसरा है जो दूर से ही देखते हैं, कौन सा है? उत्तराखंड में, यहाँ पर उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा मार्ग है, और वहाँ से दूरबीन के जरिए देखा जाता है, मतलब नज़ारा बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से वो दिखता है। ठीक है, आगे हम दिखाएंगे ये लिपुलेख वाला कैसे वहाँ से दिखता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कैलाश मानसरोवर को लेकर भारत और चीन में पहले समझौते हो चुके हैं 2013 में। लिपुलेख दर्रा को लेकर वहाँ से यात्रा जो है वो आगे बढ़े है। ठीक है, तो मामला ये, यहाँ से भी जाने का कुछ रास्ता होता है, लेकिन अभी यहाँ से दूर से देखने का भी पूरा बना हुआ है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही।
अच्छा, दूसरा समझौता हुआ तो 2014 में दोनों के बीच में नाथुला दर्रे से ये यात्रा करने के लिए। ओके, तो फ्लाइट और यात्रा ये सब कुछ 2020 के बाद से लगभग बंद है। डोकलाम विवाद हुआ था जून 2020 में, फिर कोविड-19 की वजह से तो दोनों देश जो है ना वो तनाव में थे और रुका हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में जो हम लोगों ने देखा है कि दोनों देशों के संबंध जो है ना वो बेहतर हुए। कजान में जो समिट हुई थी ना अभी हाल ही में, तो उसी के दौरान फिर इंडिया और चाइना के जो चीफ हैं उन दोनों के बीच में चर्चा भी हुई थी। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने जाना। अच्छा, एक और जगह है, वहाँ से मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ से वो नज़ारा, भारत ने जो जगह ढूंढा जहाँ से बहुत आसानी से कैलाश पर्वत जो है नज़र आ जाता है। तो उत्तराखंड में इस जगह पर, यहाँ इस लोकेशन पे क्या है देख सकते हैं, अंदर से ही देख सकते हैं। ये ओल्ड लिपुलेख दर्रा है, वहाँ से यहाँ से देखा जाता है और ये जो पर्वत है वो नज़र आता है। किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये पर्वत है और ये यहाँ से ये देखा जा सकता है, जो 3D मैप में मैंने आपको दिखाया। ये देखिए कैलाश पर्वत यहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। ये कैलाश पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा, किन दो भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया? आंसर होगा इंदौर और उदयपुर। ये दो शहर हैं जिसको शामिल कर दिया गया है। देखिए 31 नए मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची जारी की गई है अभी हाल ही में। तो रामसर संधि की एक मीटिंग हुई थी 24 जनवरी को, और ये 64th मीटिंग थी। उसी में सिटी घोषित किया गया है कि ये ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी, तो इन दो शहर जो भारत के हैं इनको भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे ये पहले दो भारतीय शहर बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दुनिया भर में वेटलैंड सिटी की जो टोटल संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 74 हो गई है। ठीक है, 74 हो गई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसको लेकर बधाई भी दी जनता को, लोगों को। ठीक है, तो इंदौर ये सबसे स्वच्छ शहर है और रामसर साइट की एक झील भी है, सिरपुर झील कहते हैं, जल पक्षी संगम के रूप में वहाँ पर है, जाना जाता है। और उदयपुर को तो जानते हैं झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर कई सारे झीलें स्थित हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं जो अभी हाल ही में 31 नए मान्यता प्राप्त जो वेटलैंड सिटी घोषित किए गए हैं, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। और उसमें भारत के जो है ना वो यहाँ देख रहे हैं आप, इंदौर और उदयपुर, ये दोनों शामिल हैं। टोटल जो संख्या हो गई है वेटलैंड सिटी की पूरी दुनिया में, वो संख्या कितनी हो गई? मैंने अभी बताया, वो संख्या हो गई है 74 दुनिया भर में, और 31 नए जो है ना वो घोषित किए गए हैं अभी। ठीक है, अभी तक आपने रामसर स्थल के बारे में सुना होगा, अब ये वेटलैंड सिटी की बात हो रही है। वो वेटलैंड सिटी मान्यता दी जाती है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत। ठीक है, जहाँ पर वेटलैंड को लेकर बेहतर कदम उठाए जाते हैं। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। ओके, चलिए, ये शहर को बनाए जाने की बात जो है ना वो 2015 में तय हुई थी। उससे पहले वेटलैंड यानी रामसर स्थल लिस्ट में शामिल किया जाता था। ठीक है, वेटलैंड किसको कहते हैं? वेटलैंड एक ऐसी नम भूमि होती है जहाँ पर बारिश के समय पानी जमा होता है, साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षी वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। और भारत में कितने वेटलैंड हैं अगर हम बात करेंगे, अभी तक की लेटेस्ट जो आंकड़ा है उसमें, तो टोटल 85 रामसर स्थल हैं, वेटलैंड है। ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। पीडीएफ में आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, फ्री में अवेलेबल है वो पीडीएफ। ओके, और अगर आप करंट अफेयर्स की लंबी तैयारी करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को लेकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप प्लान। शार्प लर्निंग ऐप है, उसी में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप में फ़ायदा ये होता है कि पिछले 2 सालों के कंटेंट आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है लगातार। ठीक है, 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक जो है SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, इसरो ने अपने 100वें मिशन में GSLV F-14 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट, मतलब कौन सा सैटेलाइट जनवरी 2025 में लॉन्च किया? 100वां मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस सैटेलाइट का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। आंसर होगा क्या? NVS-02। ये 100वां मिशन लॉन्च किया गया था, NVS-02। ये नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, यानी नाविक जो सिस्टम है जो कि GPS के बदले में भारत ने किया हुआ है, नेविगेशन सिस्टम, उसी को लेकर ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसका। तो GSLV के तहत, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए इसको भेजा गया था, और ये है ये सैटेलाइट। ठीक है, तो इसरो ने ये 29 जनवरी को 100वां मिशन लॉन्च किया था GSLV F-14 रॉकेट के ज़रिए। महत्वपूर्ण बात ये रही। ओके, तो ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट का क्या काम है? सैटेलाइट जो है वो नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। इसका जो वजन है वो 2250 किलोग्राम है, पावर 3 किलोवाट है, और सटीक अनुमान के लिए परमाणु घड़ियां भी लगी हुई हैं। एटॉमिक वॉच उसमें लगा हुआ है। एटॉमिक वॉच जो है ना वो बिल्कुल सटीक स्थिति और सटीक कैलकुलेशन प्रदान करता है, टाइम बताता है। ठीक है, और नाविक क्या है? नाविक तो आप जानते हैं, स्वतंत्र क्षेत्रीय ये नेविगेशन सिस्टम है। जैसे GPS होता है वो अमेरिका का है, उस तरह से भारत ने विकसित किया हुआ है नाविक, और उसका धीरे धीरे और उसको विस्तार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लेंगे। प्रश्न होगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर होगा उत्तराखंड में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है 28 जनवरी को। 28 जनवरी 2025 को देहरादून में इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये चल रहा है, आयोजन हो रहा है देहरादून में। और कहाँ पर ये आयोजन किया गया, उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। 35 खेलों के स्पर्धाएं होंगी, 10,000 एथलीट यहाँ पर पहुँच रहे हैं, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी है इसमें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। टोटल काफ़ी कुछ इवेंट यहाँ पर होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी मैंने दे दिए हैं जो मैंने आपको बताया है। ओके, अच्छा, इससे पहले जो 37वां हुआ था ना वो राष्ट्रीय खेल, वो गोवा में आयोजित किया गया था, और ये 38वां है और ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। अच्छा, जब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। अगला प्रश्न लेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? आंसर होगा मौली। ठीक है, मौली। तो ये एक पक्षी है, वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है वो। हिमालयन मोनाल के नाम पर रखा गया है मौली। उसको वहाँ लोकल में मौली के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी है उसको। तो वही जो है ना वो शुभंकर हो गया है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो गोवा में हुआ था उसका क्या था शुभंकर? तो वो मोगा बाइसन था। मोगा जो एक बाइसन होता है। ठीक है, तो इस बार मौली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? आंसर होगा ग्रीन गेम्स। क्या है थीम? ग्रीन गेम्स, ये है इस बार की थीम। महत्वपूर्ण बात रही। ओके, ग्रीन गेम्स मतलब हर चीज़ को अब सरकार जो है ना प्रमोट कर रही है इस ढंग से कि वो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो, मतलब उससे प्रदूषण ना हो। तो ग्रीन गेम्स के तौर पर इसको किया गया है। अगला प्रश्न लेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का गान क्या है? एंथम क्या है? एंथम है संकल्प से शिखर तक। क्या है? संकल्प से शिखर तक। ठीक है, ये एंथम बनाया गया है, गान बनाया गया है राष्ट्रीय खेलों का, 38वें राष्ट्रीय खेलों का, और इसको लिखा है सुशांत भट्ट ने। गढ़वाली में इसको डिज़ाइन किया गया, मतलब लिरिक्स वगैरह इसमें कुछ इसमें डाले गए हैं। कुमाऊनी में भी इसमें लिरिक्स वगैरह डाले गए हैं, और इसको म्यूजिक जो दिया है ना सॉन्ग को, वो ईशान डोभाल ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KM
चेरियन, उनका निधन हो गया 25 जनवरी 2025 को। तो उन्होंने भारत में कौन सी भी पहली सर्जरी की थी? आंसर कोरोनरी बाईपास सर्जरी। क्या है? कोरोनरी बाईपास सर्जरी। ठीक है, तो हृदय फेफड़ा ट्रांसप्लांट करने का श्रेय भी उनको पहला दिया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2025 किसे मिला है? आंसर को दूरदर्शन। ठीक है, देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान दूरदर्शन ने जो है ना वो पूरा श्रृंखला चलाई थी, चुनाव का पर्व देश का पर्व नाम से। तो इस श्रृंखला के तहत चुनाव को लेकर बहुत जागरूकता फैलाई गई थी, तो इसीलिए ये अवार्ड जो है ना दूरदर्शन को दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ओके, तो ये जो अवार्ड है वो दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद ने प्राप्त किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 25 जनवरी को। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, और हाँ ये रहा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिन होता है, माना जाता है, ये 30 जनवरी और 23 मार्च को। ठीक है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन 1948 में आज़ाद भारत का आतंकवादी कहिए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी उसने। और जबकि 23 मार्च 1931 को आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो ये महत्वपूर्ण दिवस के दिन है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करेंगे, देश में के भारत के इकोनॉमिक सर्वे। और फिर परसों वाला जो होगा ना 2 जनवरी वाला, वो केंद्रीय बजट पर डिटेल बात करेंगे, पूरा समझाएंगे हम आपको। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके, बाय।